तो हेलो फ्रेंड, चलिए यहाँ से हम लोग यूनिट 7 पे पहुँच चुके हैं। तो इसमें हम भारत में राजनीतिक संस्थाएं कुल मिला के यहाँ पर इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडियन पॉलिटी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जो मेरा अनुभव रहा है, तो थोड़ा सा डेप्थ वाले क्वेश्चन रहते हैं। तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये जो सेक्शन है यूनिट 7, ये आपके सिलेक्शन को निर्धारित करने वाला है JRF में। और अगर विश्वास ना हो तो इसको छोड़ के चले जाइए, या कि कम अच्छे से पढ़िए और फिर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत कंसेप्चुअल और बहुत मतलब डीप डेप्थ के क्वेश्चन आते हैं। मतलब सामान्य नॉलेज के क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो कि सारी यूनिट्सों से आते हैं। इसमें थोड़ा सा डेप्थ रहती है, इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान का निर्माण यानी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो औपनिवेशिक विरासत क्या है भारत की? तो वैसे तो ब्रिटिश शासन का औपनिवेशिक भारत पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कई क्षेत्रों पर प्रभाव दिखाई देता है। इनमें से कुछ क्षेत्रों पर अधिक प्रभाव है। इसमें से कुछ क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव। स्वतंत्र भारत पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र पर विद्यमान था। ब्रिटिश शासन ने आर्थिक क्षेत्र में भारत को अत्यधिक परिवर्तित किया। ब्रिटिश शासन का यह प्रभाव कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार, वित्त, प्रशासन और शिक्षा पर निर्णायक रूप में देखा जा सकता है। इस उपनिवेशवादी आर्थिक संरचना ने भारत को गरीब और ब्रिटेन पर निर्भर बना दिया। भारत में उपनिवेशी संरचना की विशेषताओं को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहला, भारतीय आर्थिक हित को पूर्णतः ब्रिटिश आर्थिक हितों के अधीन कर दिया गया तथा भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व पूंजी व्यवस्था और शेष भाग घरेलू सामंतों और साहूकारों के द्वारा प्रयोग किया गया। कृषि और उद्योगों के विकास में निवेश का अभाव रहा। इसी को दादा भाई नौरोजी ने निष्कासन के सिद्धांत के रूप में चित्रित किया, यानी थ्योरी ऑफ ट्रेन ऑफ वेल्थ। दूसरा, भारत की नीतियों का निर्धारण ब्रिटेन में ब्रिटेन के हितों के लिए किया गया। भारत के अल्प विकास का मूल कारण उद्योगों और कृषि क्षेत्र को राज्य द्वारा सहायता का पूर्ण अभाव था। तीसरा, अतः भारतीय प्रशासन व्यापार और उद्योगों पर नियंत्रण ब्रिटिश हितों को पूरा करने के लिए किया गया। भारत से वसूले गए टैक्सेस द्वारा ब्रिटिश सेना एवं नागरिक प्रशासन के विकास पर अत्यधिक पैसे खर्च किए गए। भारत में करों की संरचना भी अत्यधिक विषमतापूर्ण थी। उदाहरण के लिए किसानों एवं नमक दोनों पर कर लगाया गया, जबकि जो समाज का प्रभावशाली और उच्चतर तबका था, जैसे नौकरशाहों, सामंतों एवं व्यापारियों का, उन पर नाम मात्र का कर आरोपित किया गया। अतः उपनिवेशवादी व्यवस्था द्वारा भारत आर्थिक रूप से पूर्णतः पिछड़ गया। कृषि का विकास लगभग शून्य हो गया। खाद्यान्नों के उत्पादन में लगातार गिरावट हुई, क्योंकि उपनिवेशवादी राज्य का हित कृषि और उस भूमि पर केवल कर इकट्ठा करना था। कृषि के विकास को बिल्कुल उपेक्षित किया गया। भारत में भूमिहीन कृषकों की संख्या में वृद्धि होने लगी, जबकि जमींदारों के हितों को ध्यान में रखा गया। कृषि उत्पादन में वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि वाणिज्यिक फसलों की मांग विश्व बाजार में थी। भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण ने पूंजीवादी खेती को बढ़ावा दिया। परिणाम स्वरूप बेहतर भूमि का उपयोग खाद्यान्न उपजों के बजाय वाणिज्यिक खेती के लिए किया गया। यह बिंदु ध्यान देने योग्य है कि इसी समय विकसित देशों में कृषि का आधुनिकीकरण एवं कृषि के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी, जबकि भारत में बाढ़ नियंत्रण, नहर या भूमि को मरुस्थलीकरण से बचाने के लिए किसी प्रकार का निवेश नहीं किया गया। कृषि के साथ उद्योगों का भी पूर्णतः उपेक्षा की गई। 19वीं सदी में भारत में लघु उद्योग एवं हस्तकरघा उद्योग पूर्णतः समाप्त हो गए, क्योंकि ब्रिटेन से आने वाली सस्ती वस्तुओं के सामने ये टिक नहीं पाए, क्योंकि ब्रिटेन सरकार ने भारत पर फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार की नीति अपना रखी थी। परिणाम स्वरूप इन उद्योगों में काम करने वाले व्यक्ति भी बेरोजगार हो गए तथा भारत में हस्तकरघा उद्योग पूर्णतः समाप्त हो गया। यद्यपि 19वीं सदी में चाय, जूट एवं कपास के क्षेत्रों में कुछ उद्योगों का विकास हुआ तथा छोटे मोटे उद्योगों का निर्माण लोहे एवं स्टील के क्षेत्रों में भी हुआ। इसके अतिरिक्त बिजली का विकास नहीं हुआ और बैंकिंग तथा बीमा प्रणाली पूर्णतः अविकसित रही। भारत में पूंजीगत उद्योगों एवं वस्तुओं का पूर्णतः अभाव था। उदाहरण के लिए वर्ष 1950 में भारत अपनी आवश्यकता की मशीनों के 90% भाग का आयात करता था। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की पिछड़ी अवस्था को प्रमाणित करता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मध्य जनसंख्या का अधिक विषमता मूलक अनुपात था। उदाहरण के लिए 1951 में ग्रामीण जनसंख्या 82.3% थी। इसके अतिरिक्त भारत में आर्थिक विषमता में अत्यधिक वृद्धि हुई।
तत्कालीन समय में वर्तमान कोयले के उत्खनन, जूट उद्योग, बैंकिंग, बीमा और चाय बागानों पर पूर्णतः ब्रिटिश उद्योगों का नियंत्रण था। यद्यपि एक सकारात्मक पक्ष का उल्लेख भी किया जा सकता है। ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में परिवहन एवं संचार की सुविधा का विकास किया गया तथा विशेष तौर पर रेलों का निर्माण किया गया। यह उल्लेखनीय है कि रेल का प्रयोग उपनिवेशवादी व्यवस्था को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। ब्रिटेन और अमेरिका में रेलों द्वारा औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला, परंतु भारत में ऐसा नहीं हुआ। सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव। तो ब्रिटिश शासन के दौरान विशेषकर वर्ष 1914 के बाद भारत में प्रभावशाली घरेलू पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ, जिनका स्वतंत्र आर्थिक और वित्तीय आधार था। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि भारत में उद्योग एवं पूंजीवाद का विकास तुलनात्मक रूप में अधिक पिछड़ा था। इसलिए ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में गरीबी, बीमारी और भुखमरी फैली हुई थी। अकाल की घटनाएं भारत के प्रत्येक भाग में देखी गईं। वर्ष 1943 के अंतर्गत बंगाल का अकाल उल्लेखनीय माना जाता है, जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई। भारत में अनेक प्रकार की बीमारियां फैली हुई थी, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल शून्य थी, जल वितरण की सुविधा का अभाव एवं अनेक शहरों में बिजली नहीं थी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कल्पना करना ही कठिन था। वर्ष 1951 में भारत में 84% लोग निरक्षर थे। महिलाओं की साक्षरता 92% और प्रति व्यक्ति आय कम तथा साथ ही जीवन स्तर भी निम्न था। ब्रिटिश शासन की व्यवस्था के द्वारा उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया गया। इनके दो अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव देखे गए। पहला, शिक्षित और आम लोगों के बीच बहुत बड़ा अंतर हो गया। दूसरा, अंग्रेजी ने भारतीय भाषाओं के विकास को अवरुद्ध कर दिया, जिससे शिक्षा का प्रसार आम लोगों तक नहीं हो पाया। उपनिवेशवादी शिक्षा प्रणाली में केवल रटंत विद्या पर बल दिया गया, रटना सिखाया जाता था, रूट लर्निंग पर ध्यान दिया जाता था एवं लोगों की तार्किक विश्लेषणात्मक क्षमता के विकास की उपेक्षा की गई। इस शिक्षा व्यवस्था के द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा तथा लड़कियों की शिक्षा को बिल्कुल उपेक्षित किया गया। तीसरा है राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव। तो उपनिवेशवादी राज्य की प्रकृति विरोधाभासी थी, क्योंकि यह राज्य मूलतः अधिनायकवादी एवं निरंकुशतावादी था, लेकिन इसमें कुछ उदारवादी तत्व भी विद्यमान थे। उदाहरण के लिए विधि का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका का विकास किया गया, जिसके द्वारा निरंकुश एवं अधिनायकवादी प्रशासन से व्यक्तियों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की कुछ मात्रा में रक्षा की गई। ब्रिटिश शासन की विधियां दमनकारी थीं, जिनका निर्माण भारतीयों द्वारा नहीं किया गया था, न ही इनके निर्माण में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया गया। परिणाम स्वरूप सिविल सेवकों एवं पुलिस के हाथ में असीमित शक्तियां थीं। यहाँ तक कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का विभाजन भी नहीं था। उपनिवेशवादी वैधानिक व्यवस्था विधि के समक्ष समानता पर आधारित थी, परंतु वास्तविक रूप में न्यायपालिका द्वारा भेदभाव पूर्ण व्यवहार किया गया। न्यायाधीशों ने सदैव अंग्रेजों का पक्ष लिया एवं न्याय की प्रणाली अत्यधिक खर्चीली एवं अत्यधिक जटिल थी, जो समाज के अमीर वर्गों के लिए उपयुक्त थी। उपनिवेशवादी शासन भारत में व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सामान्य समय में तो स्वीकार किया गया, लेकिन जन आंदोलनों के दौरान इसका पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। वर्ष 1957 के बाद स्वतंत्रताओं की अधिक अवहेलना हुई। ब्रिटिश उपनिवेशवादी राज्य की प्रकृति विरोधाभासी थी, क्योंकि वर्ष 1958 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को क्रमिक रूप में संवैधानिक एवं आर्थिक सुविधाएं प्रदान की गई, परंतु ब्रिटिश राजनेताओं और प्रशासकों ने भारत के प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र की स्थापना का पूर्ण विरोध किया। तो जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जो ब्रिटिश राजनेता और प्रशासक थे, उन्होंने उसका पूर्ण विरोध किया। यह स्पष्ट कहा गया कि लोकतंत्र भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। ब्रिटेन वासियों ने भारत के लिए नरम अधिनायकवाद का समर्थन किया, यानी डिस्पोटिक मतलब बेनोवोलेंट डिस्पोटिज्म का समर्थन किया गया। इन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास और संस्कृति के लिए यही उपयुक्त है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनकारियों के दबाव के कारण उन्होंने केंद्र एवं राज्य द्वारा विधायिकाओं का निर्माण किया तथा चुनाव का प्रयोग किया। यह बिंदु उल्लेखनीय है कि 1919 के बाद केवल 3% भारतीयों को मतदान का अधिकार था। 1935 के बाद केवल 15% भारतीयों को यह अधिकार प्राप्त हुआ। इसलिए इन विधायिकाओं के निर्माण के बाद भी ब्रिटिश शासन का पूर्ण नियंत्रण भारत पर बना रहा। इन विधायिकाओं के द्वारा ब्रिटिश शासन की अधिनायकवादी प्रकृति को उजागर एवं उनके संवैधानिक सुधार के खोखलेपन को भी प्रकट किया गया। यद्यपि एक दृष्टि से इसका महत्व सकारात्मक था,
कि भारतीयों को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत इनकी संस्थाओं में कार्य करने का अनुभव जरूर हुआ। लोग जो आंदोलनकारियों ने इन्हीं छूटों का लाभ उठाकर उपनिवेशवादी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया। फिर ब्रिटिश उपनिवेशवादी राज्य का एक अन्य विरोधाभास उल्लेखनीय है। इसमें इन्होंने भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक एकता निर्मित की एवं इकहरी प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण हुआ। शिक्षा की समान संरचना के कारण भी राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दों पर एक अखिल भारतीय दृष्टिकोण का निर्माण हुआ। इसके अतिरिक्त संचार की सुविधाएं भी प्रदान की गईं। दूसरी ओर ब्रिटिश शासन द्वारा बांटो और राज करो की नीति का प्रयोग किया गया। ब्रिटिश शासन ने एक जाति को दूसरे जाति से, एक वर्ग को दूसरे वर्ग से, हिंदुओं को मुसलमानों से, राजाओं को जमींदारों से, को राष्ट्रीय आंदोलनकारियों से लड़ा दिया। राजाओं और जमींदारों को राष्ट्रीय आंदोलनकारियों से लड़ा दिया। इन विभाजनकारी नीतियों का अंतिम परिणाम भारत के सांप्रदायिक विभाजन के रूप में हुआ। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे थे, बांटो और राज करो। देश को एकता प्रदान करने वाले आईसीएस अधिकारी मूलतः ब्रिटिश साम्राज्य के एजेंट थे, इसलिए नौकरशाही को स्वतंत्र एवं ईमानदार माना जाता था, जबकि वास्तविक रूप में इसका दृष्टिकोण अत्यधिक रूढ़िवादी एवं संकीर्ण हुआ करता। फिर प्रशासन के सर्वोच्च स्तर पर अधिकारी ईमानदार थे, परंतु निचले स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार था। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने एक शक्तिशाली सेना औपनिवेशिक विरासत के रूप में प्रदान की, परंतु भारत के सांप्रदायिक विभाजन का श्रेय मूलतः ब्रिटिश शासकों या ब्रिटिश शासक को ही दिया जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट। तो भारत में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ तथा भारत में एक संगठित आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई। वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय जनमानस में धीरे धीरे अंग्रेजों के प्रति अविश्वास बढ़ता रहा। दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त आदि विचारकों ने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करके यह दिखाया कि अंग्रेज भारत का शोषण कर रहे हैं। राष्ट्रवाद के उद्भव के पीछे उत्तरदायी कारक, पहला है भारत का आर्थिक एवं प्रशासनिक एकीकरण, दूसरा ब्रिटिश सरकार की विदेशी एवं क्रूर प्रकृति, तीसरा है सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, चौथा है पाश्चात्य विचारों का प्रभाव। फिर नेक्स्ट है पत्र पत्रिकाओं का योगदान, जैसे बंगाल में हिंदू, पैट्रियट, इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, बंगाली, सोम प्रकाश, संजीवनी, महाराष्ट्र में रोस्तगुप्त और मराठा, अंग्रेजी में केसरी मराठी में, हिंदू प्रकाश, नेटिव ओपिनियन, संयुक्त प्रांत में एडवोकेट, हिंदुस्तानी और आजाद। तत्कालीन कारण, तो इमीडिएट रीजन क्या थे? पहला लिटन की प्रतिगामी नीति और दूसरा इल्बर्ट बिल विवाद। अंग्रेज से पूर्व की संस्थाएं, तो भारत में स्थापित होने वाली संस्थाओं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली संस्था नहीं थी। इससे पहले कई संस्थाएं स्थापित हो चुकी थी। पहली लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में स्थापित होती है। यह संस्था बिहार, बंगाल एवं ओडिशा के जमींदारों की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था अपने वर्ग के हितों की रक्षा करना। दूसरा था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 से 43 के बीच में इसका स्थापना हुई। इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य व्यापक था, जैसे आम जनता के हितों की रक्षा करना एवं उन्हें बढ़ावा देना। लैंड होल्डर संस्था जो धन के अभिजात तंत्र का प्रतिनिधित्व करती थी, तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी वृद्धि के अभिजात तंत्र का प्रतिनिधित्व करती थी। वर्ष 1851 में दोनों को विलय हो गया और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। वर्ष 1952 में मद्रास नेटिव सोसाइटी तथा बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। तो इंग्लैंड में राजनीतिक प्रचार करने के उद्देश्य से भारतीय छात्रों जैसे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, दादा भाई नौरोजी एवं मनमोहन घोष ने इस संस्था की स्थापना की। फिर नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा 1870 में। तो इस संस्था की स्थापना जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे जी, जी.बी. जोशी, एस.एच. चिपलांकर एवं अन्य सहयोगियों ने की थी। इस संस्था ने वर्ष 1978 में एक पत्रिका निकाली जिसे राजनीतिक चेतना जागृत करने में काफी मदद दिया। फिर है इंडिया लीग 1875 में, इंडिया लीग। तो इस संस्था की स्थापना बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने की थी। फिर नेक्स्ट है इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 में बनती है। इस संस्था की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के संयोग से हुई। इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कहा गया। वर्ष 1884 में एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू ने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की।
वर्ष 1985 में मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग एवं बदरुद्दीन तैयब ने मिलकर की। कांग्रेस की स्थापना, तो कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एक ब्रिटिश अधिकारी ए.ओ. ह्यूम को दिया जाता है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पहले पूना में आयोजित किया जाना था, परंतु पूना में प्लेग फैल जाने के कारण मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई। दादा भाई नौरोजी ने इस संस्था का नाम कांग्रेस दिया। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कांग्रेस लोगों का समूह शब्द की उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका के इतिहास से हुई है। भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था की स्थापना का विचार सर्वप्रथम डफरिन के दिमाग में आया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्ष 1986 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। कांग्रेस के विषय में विशेष टिप्पणी। कांग्रेस के बारे में डफरिन ने कहा था कि यह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं कांग्रेस के शांतिपूर्ण बनने में मदद कर सकूं। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन कहा। फिर बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी। अश्विनी कुमार घोष ने कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा कहा। बिपिन चंद्र पाल ने इसे याचना संस्था की संज्ञा दी। कांग्रेस का कार्यक्रम, तो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने एवं बनते हुए राष्ट्र की भावना को मूर्त रूप देना, सामान्य कार्यक्रमों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों की जनता को एकत्रित करना, जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, औपचारिक अर्थतंत्र की मीमांसा करना था इसका उद्देश्य। फिर उदारवादी चरण के नेताओं का कार्यक्रम, तो उदारवादी नेताओं में गोपाल कृष्ण गोखले, जस्टिस महादेव गोविंद रनरादे, फिरोज शाह मेहता एवं दादा भाई नौरोजी थे। प्रशासनिक कार्यक्रम में उन्होंने नारा दिया कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, तो नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने व्यवस्थापिका के विस्तार की मांग के साथ ही व्यवस्थापिका में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की मांग की। राजनीति में सिविल सेवा के भारतीयकरण का मुद्दा उठाया। आर्थिक क्षेत्र में भारतीय उद्योगों की सुरक्षा की मांग की गई। उदारवादी राजनीति की सीमाएं क्या क्या थी, तो इन्होंने कानून की 4 दीवारी के अंतर्गत रहकर आंदोलन करना उचित समझा। ब्रिटिश न्याय प्रीता में इनका गहरा विश्वास था। इनको जन आंदोलन लाने का कोई प्रयास नहीं किया, तो इन्होंने जन आंदोलन लाने का कोई प्रयास नहीं किया। इनका सामाजिक आधार विस्तृत नहीं था क्योंकि ये नेता उच्च वर्गीय मानसिकता के थे। उपलब्धि, तो प्रारंभिक चरण में इन्होंने भारतीय जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से परिचित कराया। राष्ट्रवादियों की प्रारंभिक सफलता के रूप में वर्ष 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना इलाहाबाद में हुई तथा भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने पर सहमति हुई तथा इसी समय भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु बेलवाई आयोग की स्थापना हुई तथा 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम का पारित होना इत्यादि को देखा गया इसकी सफलता के रूप में। आंदोलन के प्रथम चरण में राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन का सिद्धांत, जस्टिस महादेव गोविंद रनाडे द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को समझाने तथा रोमेश चंद्र दत्त यानी आरसी दत्त द्वारा लिखी गई भारतीय आर्थिक इतिहास पर पहली पुस्तक के कारण आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग के नाम से जाना जाता है। उदारवादी नेता आरसी दत्त, जिन्होंने वर्ष 1899 के लखनऊ में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की तथा उनको भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखने का श्रेय जाता है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उग्रवादी चरण 1905 के पश्चात तो एक्सट्रीमिस्ट फेज था, उसको देखते हैं। तो उग्रवादी नेताओं में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय थे।
लाल बाल पाल। ये उग्रवादी आंदोलन ने अंग्रेजों के शोषण चरित्र को उजागर करते हुए देश के लोगों से आह्वान किया कि संगठित होकर ही अपने अधिकारों और देश की रक्षा की जा सकती है। उग्रवादी चरण के उदय के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, आर्थिक संकट। दूसरा, धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप जनता में अविश्वास। तीसरा, उदारवादी आंदोलन की सफलता। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। 1896 में इथोपिया द्वारा इटली को हराया गया। 1905 में एक छोटे देश जापान द्वारा रूस की पराजय। उग्रवादी राजनीति की पद्धति तो आत्मसम्मान, फिर बहिष्कार, तीसरा प्रतिरोध, चौथा स्वदेशी, पांचवा राष्ट्रीय शिक्षा। उदारवादी और उग्रवादी के बीच मतभेद। तो उग्रवादी और उदारवादी के बीच उद्देश्य के संबंध में कोई खास मतभेद नहीं, बल्कि मुख्य मतभेद साधनों पर था। उदारवाद की राजनीति को उग्रवादी भिक्षावृत्ति की संज्ञा देते थे। उग्रवाद ब्रिटिश सरकार में विश्वास नहीं रखते थे, जबकि उदारवादी ब्रिटिश सरकार में विश्वास रखते थे। उदारवादी बहिष्कार की नीति को सिर्फ बंगाल तक रखना चाहते थे, जबकि उग्रवादी इसे संपूर्ण भारत में फैलाना चाहते थे। उदारवादियों के लिए बहिष्कार का अर्थ केवल ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार था, जबकि उग्रवादियों के लिए ब्रिटिश व्यवस्था से जुड़ी हुई सभी चीजों को बहिष्कार करना चाहते थे। व्यक्तियों की टकराहट। तो बाल गंगाधर तिलक के शिष्य विनायक दामोदर सावरकर जस्टिस गोविंद नराड़े के खेमे में चले गए। तो बाल गंगाधर तिलक के शिष्य विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर, जस्टिस गोविंद रनाडे के खेमे में चले गए। गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और विनायक दामोदर सावरकर के गुट से बाल गंगाधर तिलक का व्यक्तिगत विरोध था। महाराष्ट्र और बंगाल के उग्रवादी एक दूसरे के निकट आते चले गए। फिर बंगाल विभाजन कब होता है? 1905 में। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई, परंतु यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। 16 अक्टूबर 1905 का दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखा, वंदे मातरम का गीत गाया और एक दूसरे को राखी बांधी। विभाजन पर गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि यह एक निर्मम भूल है। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन, जो कि 1905 में होता है, में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति समर्थन एकत्र करने में स्वदेश बांधव समिति, जिसकी स्थापना बारिसाल के अध्यक्ष अश्विनी कुमार दत्त ने की थी, की भूमिका महत्वपूर्ण थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय अमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके गीतों के संकलन गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला कब? 1913 में। स्वदेशी आंदोलन में जमींदार, शहरी, निम्न मध्यम वर्ग, छात्र तथा औरतें शामिल थीं। स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार महिलाओं ने पर्दे से बाहर आकर धरनों और प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलनों से बाहर रहा। फिर बंगाल विभाजन के उद्देश्य क्या थे? पहला था कि मूल बंगाल के बंगालियों की आबादी कम करके उन्हें अल्पसंख्यक बनाना। मूल बंगाल में 1,70,00,000 बंगाली एवं 3.70 करोड़ उड़िया एवं हिंदी भाषी लोगों को रखने की योजना थी। इसके पीछे धार्मिक विभाजन का भी उद्देश्य था। बंगाल का विभाजन कर ढाका को बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी वाले प्रांत की राजधानी बनाना था। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1906। तो वर्ष 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर उदारवादी और उग्रवादियों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, लेकिन दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष के रूप में चुनकर विवाद को समाप्त कर दिया गया। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में उग्रवादियों ने स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और शासन से जुड़े 4 प्रस्ताव पास करवा दिए। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया। सूरत में कांग्रेस का विघटन 1907, तो इसे सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रवादी जहां लाला लाजपत राय को कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी बोस अध्यक्ष बनने में सफल हुए। मुस्लिम लीग की स्थापना। तो वायसराय से जो प्रतिनिधिमंडल मिला उसने ही अक्टूबर 1906 में मुस्लिम लीग के गठन में भूमिका निभाई। 30 दिसंबर 1906 को जब ढाका में मोहम्मडन
एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक हो रही थी, तभी उस अधिवेशन को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के रूप में तब्दील कर दिया गया। इस सभा में नवाब सलीमुल्लाह, मोहसिन उल मुल्क आगा खां एवं नवाब बाकर उल मुल्क उपस्थित थे। सभा की अध्यक्षता बाकर उल मुल्क द्वारा की गई। वर्ष 1908 में आगा खां को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। गरमपंथी से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद तक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भूमिका, यह पृष्ठभूमि क्या थी? जो रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म है उसकी क्या पृष्ठभूमि, उसको देखते हैं। तो वर्ष 1907 में सूरत में कांग्रेस के विभाजन के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में दुविधापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि नरमपंथी राजनीति अव्यवहारिक हो चुकी थी और गरमपंथी राजनीति भी असफल हो रही थी। गरमपंथियों द्वारा दी गई मान्यता को क्रांतिकारियों ने व्यवहारिक रूप में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि गरमपंथी सदैव कहा करते थे कि अन्याय और शोषण के विरुद्ध हिंसा करना बिल्कुल जायज है, जैसा कि बाल गंगाधर तिलक और अरविंदो ने कहा। खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने अंग्रेजी न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को बम से उड़ाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे तथा पकड़े जाने पर उन्हें फांसी दे दी गई। अजीत सिंह ने भारत माता नामक पत्र प्रकाशित किया। विनायक दामोदर सावरकर ने वर्ष 1909 में अभिनव भारत की स्थापना की। मुस्लिम लीग के गठन के 3 उद्देश्य निर्धारित किए गए। पहला, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना। दूसरा, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना। तीसरा, मुस्लिम लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए अन्य संप्रदायों के बीच कटुता की भावना को रोकना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बढ़ते प्रभाव को रोकने हेतु प्रस्ताव पारित किए गए। वर्ष 1908 में मुस्लिम लीग ने अपने अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। वर्ष 1909 के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यही 2 राष्ट्र का बीज बो दिया गया। तो यहीं पर 2 राष्ट्र का बीज बोया गया था। गदर आंदोलन 1913 में होता है। तो गदर आंदोलन के क्रांतिकारियों ने सैन फ्रांसिस्को नगर में इस संस्था का निर्माण किया तथा लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की। रामचंद्र एवं बरकतुल्लाह इसके अन्य सदस्य थे। इसमें भगवान सिंह एवं भाई परमानंद भी शामिल थे। कामागाटा मारू प्रकरण, तो ये क्या था? 1914 में हुआ। कामागाटा मारू एक जहाज का नाम था जिसे गुरुदत्त सिंह कनाडा लेकर जा रहे थे, परंतु उसे कनाडियाई सरकार ने बंदरगाह पर आने से रोक दिया। इंग्लैंड में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का नेतृत्व श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल ढींगरा, बी.डी. सावरकर एवं लाला हरदयाल ने किया। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, तो क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के अनुसार व्यक्तिगत वीरता और त्याग के आधार पर विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष को किसी भी साधन के द्वारा उखाड़ फेंकना होगा, अतः इसके लिए बल प्रयोग करना आवश्यक है। इनके प्रेरणा स्रोत आयरलैंड के राष्ट्रवादी थे। इन्होंने आजादी के लिए बलिदान का नारा दिया। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया गया। इसी तरह लंदन में मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की हत्या कर दी। मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की हत्या कर दी। कहाँ? लंदन में। आरंभ में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का संचालन 2 मूल संगठनों अनुशीलन समिति और युगांतर के द्वारा किया गया। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उपरोक्त चरण बंगाल विभाजन के पश्चात आरंभ हुआ। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का दूसरा चरण असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात शुरू हुआ। पहले और दूसरे चरण के आंदोलन में निम्नलिखित भिन्नताएं थी। पहले चरण का आंदोलन व्यक्तिगत था, जबकि दूसरे चरण का आंदोलन तुलनात्मक रूप में ज्यादा संगठनात्मक था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन के एसोसिएशन के रूप में एक प्रभावी संगठन का निर्माण हुआ। दूसरे चरण का क्रांतिकारी राष्ट्रवाद एक वैचारिक आधार पर निर्मित हुआ, जबकि पहले चरण में ऐसे वैचारिक आधार का अभाव था। तीसरा, पहले चरण में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने धार्मिक भावनाओं का प्रयोग किया, जबकि दूसरे चरण के राष्ट्रवादियों ने पंथ निरपेक्षता और भौतिकतावाद को महत्व दिया। चौथा, पहले चरण में ब्रिटिश शासन से मुक्ति मूल उद्देश्य माना गया, जबकि दूसरे चरण में ब्रिटिश शासन से मुक्ति के साथ सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वाधीनता पर बल दिया गया। भगत सिंह के अनुसार भारत में संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक मुट्ठी भर शोषक अपने लाभ के लिए आम जनता का शोषण करते रहेंगे, चाहे वो अंग्रेज पूंजीपति हो या अंग्रेज भारतीय गठबंधन अथवा पूरी तरह भारतीय हो, सभी शोषक वर्गों का विरोध आवश्यक है। द्वितीय चरण के आंदोलन की धाराएं, तो द्वितीय चरण का क्रांतिकारी राष्ट्रवाद 2 धाराओं में विकसित हुआ। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल में। पंजाब में भगत सिंह
ने आंदोलन को प्रभावी नेतृत्व दिया, जबकि बंगाल में चटगांव में सूर्यसेन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल एवं शिव कुमार वर्मा जैसे क्रांतिकारी थे। इस समय व्यक्तिगत वीरता के द्वारा संगठित साम्राज्यवाद से मुकाबला करना कठिन था। ये राजनीति को जन आंदोलन की रणनीति नहीं बना सके, अतः आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित करने में विफल रहे। महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन तो आर्य बांधव समाज, ये 1902 में बनता है। इस संगठन की स्थापना तिलक की प्रेरणा से महाराष्ट्र में की गई। अनुशीलन समिति 1902 में, इसकी स्थापना बंगाल के मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु द्वारा तथा बंगाल में जतीन्द्र नाथ बनर्जी और बरीन्द्र नाथ घोष के द्वारा की गई। वर्ष 1899 में मित्र मेला की स्थापना कालांतर में अभिनव भारत समाज बना। अभिनव भारत समाज ये 1904 में। संस्थापक कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर। अंजुमने मोहिबने वतन, इस संस्था की स्थापना पंजाब के लाहौर में अजीत सिंह ने की थी। इस संस्था द्वारा भारत माता नामक अखबार भी निकाला गया। वर्ष 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुई। दीवान चमन लाल इसके सचिव थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 की स्थापना कानपुर में की गई। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिन नाथ सान्याल शामिल थे। वर्ष 1925 में कानपुर में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई। अगस्त 1925 में काकोरी एक्शन हुआ। इस आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लहरी एवं रोशन सिंह को फांसी दे दी गई। बाद में इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद इसी संस्था के सदस्य थे। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। पहला था इंडियन होम रूल सोसाइटी। भारत से बाहर विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था थी। इसकी स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी के प्रमुख सदस्यों में बीडी सावरकर, हरदयाल मदन लाल ढींगरा थे। सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। मैडम कामा पेरिस में रहते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी रही। अमेरिका में लाला हरदयाल ने गदर नामक संस्था की स्थापना की। क्रांतिकारियों पर चलाए गए कुछ प्रमुख मुकदमे। तो नासिक षड्यंत्र केस ये 1909 से 10 के बीच में हुआ। में विनायक सावरकर को आजीवन निर्वासन तथा 26 अन्य को कारावास दंड दिया गया। अलीपुरिया मानिक तल्ला षड्यंत्र केस ये 1908 में होता है। 37 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें अरविंदो घोष भी थे, जिन्हें निर्दोष पाया गया अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में। या मानिक तुल्ला षड्यंत्र केस। हावड़ा षड्यंत्र ये जनवरी 1910 में मुख्य अभियुक्त जतीन्द्र मुखर्जी थे। ढाका षड्यंत्र केस जुलाई 1910 में पुलिन दास को 7 साल की सजा हुई। दिल्ली षड्यंत्र केस वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया था इसमें। तो मई 1915 में मास्टर अमीर चंद्र, अवध बिहारी एवं बाल मुकुंद को फांसी दी गई। बनारस षड्यंत्र केस फरवरी 1916 में सचिन नाथ सान्याल को आजीवन काला पानी की सजा दी गई। काकोरी षड्यंत्र केस 1924 में बिस्मिल एवं अशफाक को फांसी। लाहौर षड्यंत्र केस 1919 से 1930 में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को मृत्युदंड। इनका अन्य राष्ट्र प्रेम, अदम्य साहस, अटूट प्रतिबद्धता और गौरवमयी बलिदान भारतीय जनता के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुआ। इन्होंने देश में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया, समाजवादी विचारधारा का प्रचार किया। संक्षेप में इन्होंने हमारे पुरुषत्व को फिर से जगाया। फिर लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में। तो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस के इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा एक संयुक्त योजना बनाई गई, जो लखनऊ पैक्ट के नाम से जानी जाती है। कांग्रेस के इस अधिवेशन में कांग्रेस के उदारवादी एवं उग्रवादी धड़ों में समझौता हुआ। उग्रवादी और उदारवादियों को पुनः एक करने में एनी बेसेंट की भूमिका महत्वपूर्ण थी। होम रूल आंदोलन। तो भारत में आयरलैंड की तर्ज पर होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक द्वारा वर्ष 1915 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना की मांग करना तथा स्थानीय स्तर पर कांग्रेस समितियों को पुनर्जीवित करना। कार्यशैली।
तो नगरों में संवाद एवं गोष्ठियों का आयोजन किया गया तथा वाचनालयों की स्थापना की गई। पत्रिकाओं एवं पर्चों का वितरण किया गया। रॉलेट एक्ट तो केंद्रीय विधान परिषद से 17 मार्च 1919 को पास हुआ। यह विधेयक रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम के नाम से जाना जाता है। रॉलेट अधिनियम द्वारा अंग्रेजी सरकार द्वारा किसी को भी बगैर बताए गिरफ्तार कर सकती थी। भारतीय जनता ने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहकर, ब्लैक लॉ कहकर उसकी आलोचना की। गांधी जी ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की। फिर गांधी जी के अनुरोध पर 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़तालों का आयोजन किया गया। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ। गांधीवादी युग तो गांधी जी ने सर्वप्रथम चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया। इसमें उन्होंने तिनकठिया पद्धति का विरोध किया। गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद भी थे इसमें। इसके बाद वर्ष 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल तथा वर्ष 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में भी भाग लिया। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसमें भारत के प्रत्येक समुदाय के व्यक्तियों ने भागीदारी की, अतः राष्ट्रीय आंदोलन वास्तविक मायनों में राष्ट्रीय हो गया। गांधी जी ने नरमपंथी बनाम गरमपंथी विवाद को दरकिनार करते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सत्याग्रह के द्वारा स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया। उनके सत्याग्रह के 2 प्रकार थे, पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें खिलाफत आंदोलन को देखते हैं। तो तुर्कों के सुल्तान को भारत के मुसलमान इस्लाम का खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन करने का पूर्ण निश्चय कर लिया, जिससे भारतीय मुसलमानों की सहानुभूति तुर्की के प्रति हो गई, जिसका मुसलमानों ने विरोध किया। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस अक्टूबर 1919 को मनाया गया। 24 नवंबर 1919 में होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी को प्रदान की गई। वर्ष 1922 में यह आंदोलन स्वतः उस समय समाप्त हो गया जब मुश्ताक कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की के खलीफा पद को समाप्त करने की घोषणा की गई तथा वहां एक आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन तो असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में प्रारंभ किया गया। कांग्रेस के नागपुर विशेष अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के निम्नलिखित कारण थे। पहला, जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं हंटर आयोग द्वारा इसकी सही जांच न करना। फिर दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात तो इसमें नेक्स्ट जो रीजन था, इसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही तुर्की के खलीफा को सत्ता से हटा देना। भारतीय मुसलमान तुर्की के खलीफा को अपनी धार्मिक नेता मानते थे। असहयोग आंदोलन के 2 पहलू थे। पहली श्रेणी में रचनात्मक कार्यक्रम सम्मिलित किए गए, जैसे शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, स्वदेशी का सम्मान, चरखे और खादी को लोकप्रिय बनाना, स्वयंसेवक सैनिकों की तैनाती। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के दूसरे पहलू में निम्नलिखित कार्यक्रम को अपनाया गया। पहला, अदालत का बहिष्कार, शैक्षणिक संस्थाओं का बहिष्कार, विधायिकाओं के चुनाव का बहिष्कार, सरकारी कामकाज का बहिष्कार, ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए सम्मान और उपाधियों को वापस करना। असहयोग आंदोलन में जनता की व्यापक भागीदारी हुई। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने आंदोलन को व्यापक समर्थन दिया। विद्यार्थियों और महिलाओं ने व्यापक रूप में भागीदारी की। आंदोलन में किसान और मजदूर भी सम्मिलित हुए। इसका प्रभाव बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत, पंजाब, महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, कर्नाटक जैसे राज्यों में देखा गया। गांधी जी ने अहिंसा के निरपेक्ष प्रयोग का समर्थन किया, लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के फलस्वरूप 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इसकी अनेक लोगों ने आलोचना की। वामपंथी विचारकों के अनुसार गांधी जी ने पूंजीपतियों के हितों को संरक्षित करने के लिए आंदोलन वापस ले लिया। कांग्रेस के भी कई नेता इसके खिलाफ थे, मतलब जो गांधी जी ने ले लिया था, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, उसके खिलाफ थे। चौरा चौरी की एक घटना के कारण पूरे देश से आंदोलन वापस लेना ठीक नहीं है। इस आंदोलन के द्वारा पहली बार जनता को इकट्ठा किया गया तथा पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़ा। हिंदू और मुसलमानों की समान रूप से सहभागिता देखी गई। अनेक सकारात्मक कार्यक्रमों को भी स्वीकार किया गया, जैसे छुआछूत आदि। सभी भारतीय जनता में स्वाभिमान और आत्मसम्मान का विकास किया गया। जन आंदोलन की ऐसी प्रकृति
होती है कि उसे वर्षों तक नहीं चलाया जा सकता, इसलिए जन आंदोलन को वापस लेना विवाद का मुद्दा नहीं है। इस बात पर विवाद हो सकता है कि इस आंदोलन को सही समय पर वापस लिया गया या गलत समय पर। ब्रिटिश शासन के दमन से बचने के लिए तत्कालीन समय में आंदोलन को वापस लेना व्यवहारिक रूप में बेहतर रणनीति थी। फिर स्वराज पार्टी। तो असहयोग आंदोलन के समापन की उद्घोषणा पर चित्तरंजन दास ने इस्तीफा देकर कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। सी.आर. दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने। वर्ष 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी ने भाग लिया तथा इसमें इस दल को सफलता मिली। केंद्रीय परिषद में 1/3 सीटें मिली और यह पार्टी विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित करने में सफल रही। विट्ठल भाई पटेल को भारत में विधानसभा का पहला अध्यक्ष माना जाता है। मध्य प्रांत में इसे स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में यह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और संयुक्त प्रांत एवं असम में यह दूसरी बड़ी पार्टी बनी। स्वराज पार्टी के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला, शीघ्र डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना। इसमें संविधान निर्माण की शक्ति भी शामिल थी। दूसरा था प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान करना और तीसरा था भारतीयों के लिए एक अधिकार यह प्राप्त करना कि जिससे वह सरकार और सरकारी मशीनरी पर नियंत्रण स्थापित कर सके। विधान परिषद के अंतर्गत सरकारी कार्यों में बाधा उपस्थित करना, ये भी इनका उद्देश्य था। तो अंदर से ही चीजों को खराब करना इनका उद्देश्य था। मतलब खराब क्या करना, बाधा उत्पन्न करना। साइमन कमीशन ये 1927 में आता है। तो साइमन कमीशन का मूल नाम भारतीय विधिक आयोग था। साइमन कमीशन के नियुक्ति 1927 में की गई थी। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा तथा वर्ष 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम को पारित करते समय ब्रिटिश शासन ने घोषणा की थी कि वह 10 वर्ष पश्चात इस अधिनियम की समीक्षा के लिए एक आयोग गठित करेगी। साइमन कमीशन का मूल उद्देश्य वर्ष 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना तथा भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के बारे में रिपोर्ट देना था। साइमन कमीशन का भारत में तीव्र विरोध किया गया क्योंकि साइमन कमीशन के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। इनका अध्यक्ष जॉन साइमन था। भारतीयों को मानना था कि भारत में स्वशासन के संबंध में निर्णय भारतीयों को किया जाना चाहिए। भारत के तत्कालीन सभी राजनीतिक दलों ने साइमन कमीशन का विरोध किया, परंतु पंजाब के यूनियनिस्ट पार्टी और दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी ने कमीशन का बहिष्कार करने से इनकार कर दिया। फिर नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति ने प्रस्तुत किया। इस समिति में नेहरू सहित 8 सदस्य शामिल थे। रिपोर्ट का मूल उद्देश्य भारतीय संविधान का प्रारूप तय करना था जो सभी दलों एवं वर्गों को मान्य हो। भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा प्राप्त हो। सार्वजनिक निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू की जाए। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। केंद्र एवं राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। 19 मौलिक अधिकारों की मांग की। पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की जाए। नेहरू रिपोर्ट की संतुतियों से हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग एवं सिख समुदाय असंतुष्ट थे। जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता भी इस रिपोर्ट से असंतुष्ट थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में संशोधन के लिए अपनी 14 सूत्री मांगे 1929 में प्रस्तुत की। अच्छा, ये जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस से थे युवा नेता क्यों असंतुष्ट थे? उनका मानना था कि अब डोमिनियन स्टेटस मांगने की जरूरत नहीं, ये डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे ना, मतलब उपनिवेशिक स्वराज का दर्जा प्राप्त हो, ऐसा डिमांड कर रहे थे। तो ये क्या कह रहे थे कि पूर्ण स्वराज की बात हो, अब डोमिनियन न चाहिए हमको, अब पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इसलिए ये नाराज थे। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है। तो इसमें जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई, जबकि इससे पहले अंग्रेज के द्वारा स्वराज की मांग की गई थी। तो यहाँ पर पहली बार पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट फ्रीडम की बात की गई। लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 के दिन को पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। संविधान सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसमें देखते हैं। तो गांधी जी ने लाहौर अधिवेशन के परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांगें प्रस्तुत की तथा इन मांगों को स्वीकार करने के लिए गांधी जी ने सरकार को 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया। नियत समय तक सरकार द्वारा मांगों के संदर्भ में कोई उत्तर न दिए जाने पर गांधी जी ने नमक के मुद्दे पर दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के मध्य
सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने समर्थकों के साथ टोटल जब स्टार्ट किया था तो 78 समर्थक थे, दांडी के लिए यात्रा आरंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। इस आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार थे। पहला, शराबों की दुकानों एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के समक्ष धरना आयोजित करना। दूसरा, लोगों को करों की अदायगी न करने ऐसा उनको मनाना। दूसरा, लोग न्यायालयों का बहिष्कार करें। फिर हर घर में लोग चरखा काटें और सूत बनाएं। और इसमें नेक्स्ट था कि छात्र सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करें। सैंडर्स हत्याकांड दिसंबर 1928 में हुआ। केंद्रीय विधानसभा में अप्रैल 1929 को बम विस्फोट किया गया। चटगांव शस्त्रागार अप्रैल 1930 में लूटा गया। तो चटगांव आर्मरी रेड ये कब हुई थी? 1930 में, अप्रैल 1930 में। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। तो गांधी इरविन समझौता क्या था? इसके निम्नलिखित बिंदु थे कौन कौन से? पहला, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए तैयार हो गई। दूसरा, कांग्रेस इस आधार पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गई कि सम्मेलन में पेश किया जाने वाला संवैधानिक सुधार संघीय व्यवस्था, उत्तरदायी पूर्ण शासन एवं भारत के हित को देखते हुए प्रतिरक्षा और वैदेशिक मामलों पर आधारित होगा। सभी राजनीतिक बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं है को रिहा किया जाएगा। फिर 26 से 29 मार्च 1931 तक चलने वाले कराची कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को स्वीकार कर लिया गया। गांधी इरविन समझौते में पहली बार भारतीय नेता को बराबरी का स्थान हासिल हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असहयोग आंदोलन से तुलना। तो इस आंदोलन में पूर्ण स्वतंत्रता को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया, जबकि असहयोग आंदोलन का लक्ष्य स्वराज था। इस आंदोलन में कानून की अवज्ञा को मुख्य हथियार के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि असहयोग आंदोलन में ऐसा नहीं था। इस आंदोलन में मुसलमानों की सहभागिता असहयोग आंदोलन के समान नहीं थी, मतलब कम थी। कुल मिलाकर गोलमेज सम्मेलन, तो पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तथा दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में वर्ष 1930, 31 और 32 में क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। गांधी जी इस सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। तो कराची सम्मेलन के बारे में देखते हैं। तो यह सम्मेलन 26 से 29 मार्च 1931 को कराची में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस सम्मेलन में सामाजिक आर्थिक अधिकारों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई तथा गांधी इरविन समझौते को मान्यता दी गई। सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट, तो कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट। तो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने एक पंचाट जारी किया जिसमें सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। इस पंचाट में पृथक निर्वाचक पद्धति को दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया। महात्मा गांधी ने जेल में 20 सितंबर 1932 को दलित वर्ग के पृथक निर्वाचक मंडल की सुविधा दी जाने के विरोध में आमरण अनशन शुरू कर दिया। 26 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय, टाटा राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, सी राजागोपालाचारी आदि के प्रयत्नों से गांधी जी के उपवास के 5 दिन बाद गांधी और दलित नेता अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ। पुनः पैक्ट के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा विभिन्न प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्ग के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई। दूसरे केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित की गई। अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। विनोबा भावे एवं सरदार एवं जवाहरलाल नेहरू एवं अन्य व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। तो विनोबा भावे पहले, जवाहरलाल नेहरू दूसरे। फिर अगस्त प्रस्ताव, मतलब पहले और ये दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। अगस्त प्रस्ताव, यह प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया। इसमें यह कहा गया कि भारत को युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा तथा संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी में तात्कालिक रूप से भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी तथा एक युद्ध परिषद का यानी वार काउंसिल का गठन किया जाएगा। फिर क्रिप्स मिशन आता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के दबाव में ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं को मनाने के लिए भारतीय नेताओं से बात करने के लिए क्रिप्स मिशन भारत भेजा। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत को युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। इसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से बाहर होने का अधिकार रहेगा।
संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश भारत और रजवाड़ों को सम्मिलित किया जाएगा। यदि कोई प्रांत नए संविधान को न स्वीकार करना चाहे तो वह अपने लिए अलग संविधान बना सकता है। युद्ध के दौरान एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। इस प्रस्ताव को गांधी जी ने उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे प्रभावी और सबसे आक्रामक आंदोलन शुरू किया। 1940 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन एक नई दिशा में बढ़ गया, जहां पूर्ण स्वराज की मांग अधिक होने लगी। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में हुई। बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई तथा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। क्रिप्स मिशन में डोमिनियन दर्जा देने के प्रावधान, जबकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग उठाई। भारतीय सैनिकों को भारतीयों की सहमति के बिना युद्ध में तैनात किया गया, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप वस्तुओं की कीमतों में बेहताशा वृद्धि हुई होने के कारण जन साधारण के लिए वस्तुओं का अभाव हो गया, जिससे लोगों में बेहद असंतोष था। अतः गांधी जी ने पहली बार प्रभावी रूप में कहा कि संपूर्ण आजादी से कम किसी भी चीज की मांग नहीं है। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को बंदी बना लिया गया, इसलिए आंदोलन किसी नेता के द्वारा निर्देशित होने की बजाय लोगों के द्वारा निर्देशित हो गया। परिणाम स्वरूप देश के अनेक भागों में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई तथा देश के कुछ हिस्सों में ब्रिटिश सरकार के समानांतर सरकार की स्थापना हुई, जैसे बलिया, बंगाल के मिदनापुर जिले, सतारा में समानांतर सरकारें स्थापित की गईं। उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया ने मुंबई में भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। आंदोलन को निर्देशित करने के लिए अनेक नेता भूमिगत हो गए। इसमें अच्युत पटवर्धन, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया तथा जयप्रकाश नारायण मुख्य थे। इस आंदोलन से जुड़े अन्य नेता बीजू पटनायक, छोटू भाई पुराणिक और सुचेता कृपलानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन में निम्नलिखित तरीके से आंदोलन हुआ। पहला, विद्यार्थियों के विशाल समूहों की भागीदारी हुई। दूसरा, डाकघरों पर हमला तथा बैंकों को लूटा गया। तीसरा, शराबबंदी लागू की गई। चौथा, गांधीवादी विवाह का आयोजन हुआ। पांचवा, छुआछूत के उन्मूलन का भी प्रयास किया गया। छठवां, यह आंदोलन मूलतः स्वतः स्फूर्त था, यानी स्पॉन्टेनियस था, इसलिए मतलब अपने आप उत्पन्न हुआ था। इसलिए आंदोलन में हिंसा भी हुई, लेकिन गांधी जी ने कभी हिंसा का समर्थन नहीं किया, हालांकि उन्होंने इसको डिनाई भी नहीं किया था। फिर नेक्स्ट है कि आजादी गांधी जी की पहली मांग बन गई। इसके लिए उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। नेक्स्ट है, इसलिए अब भविष्य की मूल समस्या सत्ता शासन से संबंधित थी, तो अब केवल जो पावर ट्रांसफर है वही मूल समस्या है। स्वराज कोई मुद्दा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब पूर्ण स्वराज की ही मांग हो रही, तो मिलना ही है। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात यह स्पष्ट हो गया कि अब ब्रिटिश सरकार का भारत में लंबे समय तक बने रहना संभव नहीं है। 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। जून 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें ब्रिटिश शासन ने सत्ता हस्तांतरण के लिए और भविष्य के संविधान निर्माण के लिए भारतीयों से विचार विमर्श किया। महत्वपूर्ण घटनाएं, मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन, जो कि वर्ष 1940 में अलग पाकिस्तान के निर्माण की मांग की। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद अंग्रेजों से भारतीयों का समर्थन लेने के लिए यह प्रस्ताव भेजा गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का विस्तार करके भारतीयों को सम्मिलित करना, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन करना, अल्पसंख्यक वर्गों को अधिक रियासतें एवं युद्ध के बाद भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण के प्रावधान थे। अधिक रियायतें दिए जाने का प्रावधान था अल्पसंख्यक वर्गों को। फिर वर्ष 1942 में अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों का समर्थन लेने के लिए भारत में स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भेजा। इस मिशन में भारत को युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस देने का वादा किया गया। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने वर्धा में 4 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकार किया तथा कांग्रेस समिति ने भारत
ने मतलब प्रस्ताव को स्वीकार किया। फिर भारत छोड़ो का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया। मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। 1942 के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भविष्य के संविधान निर्माण के लिए भारतीयों से विचार विमर्श किया। 6 मई 1944 में स्वास्थ्य के आधार पर गांधी जी को रिहा कर दिया गया। वर्ष 1945 में इटली की सरकार आई और वायसराय निम्नलिखितों की जगह बेबिल आया। मई 1945 तक सभी नेता छोड़ दिए गए, मतलब रिहा कर दिए गए। राजगोपालाचारी सूत्र, तो ये मार्च 1944 में आता है। राजगोपालाचारी सूत्र जुलाई 1944 में हिंदू महासभा के कड़े विरोध के बावजूद गांधी ने राजगोपालाचारी सूत्र के आधार पर जिन्ना से बातचीत करने का प्रस्ताव दिया। इसके अनुसार युद्ध के पश्चात एक आयोग गठित किया जाएगा जो मुसलमानों के पूर्ण बहुमत वाले भारत के पूर्वी और पश्चिमी भागों से जुड़े हुए क्षेत्रों का सीमांकन करे। ऐसे क्षेत्रों के सभी निवासी इस संबंध में अपना मत दें कि क्या वे अलग पाकिस्तान चाहते हैं। अलग होने की स्थिति में कुछ सेवाएं जैसे कि प्रतिरक्षा संचार साधनों को साझा रखने पर सहमति हो तथा इस योजना को पूरी तरह तभी लागू किया जाए जब अंग्रेज पूर्ण रूपेण सत्ता हस्तांतरण कर दें। किंतु 30 जुलाई को जिन्ना ने 6 प्रांतों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल और असम को अलग करके पाकिस्तान बनाने की अपनी मांग दोहराई। इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल किया जा सकता था। जिन्ना ने राजगोपालाचारी सूत्र की यह कहकर आलोचना की कि इसमें तो केवल छाया और छिलके कटा हुआ विकलांग और सड़ा गला पाकिस्तान दिया जा रहा है। उनका यह भी कहना था कि विभाजन को स्वतंत्रता प्राप्ति तक रोका नहीं जा सकता। परिणामतः सितंबर 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता टूट गई। इस तरह वर्ष 1945 में राजनीतिक अवरोध पैदा हो गया। देसाई लियाकत समझौता ये 1944 में होता है। इस समझौते में भारत के विभाजन की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया गया और इसमें एक कमजोर संघ के निर्माण की बात कही गई तथा अंग्रेजों के जाने के बाद जनमत संग्रह द्वारा विभाजन का निर्णय लेने का प्रावधान था। इस समझौते को महात्मा गांधी का समर्थन प्राप्त था। फिर बेबिल प्रस्ताव, ये जून 1945 में आता है। तो शिमला सम्मेलन होता है। तो 14 जून को भारत शासन अधिनियम के ही तहत सरकार कुछ और सुधार लाना चाहती थी। इसी आधार पर 25 जून 1945 को शिमला में सम्मेलन बुलाया गया जिसे बेबिल योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें वायसराय ने एक प्रस्ताव रखा, वह यह था कि भारतीयों द्वारा गठित सरकार को शासन संचालन के लिए नियुक्त करना है। इस सरकार को सुरक्षा और विदेश नीति के अतिरिक्त सारे अधिकार होंगे, किंतु वायसराय को कुछ विवेकाधीन शक्तियां होंगी। फिर भी यह आश्वासन दिया गया कि वायसराय इसका दुरुपयोग नहीं करेगा, परंतु मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि संगठन के रूप में उन्हें मान्यता दिए जाने के को लेकर यह सम्मेलन असफल हो गया। मुस्लिम लीग का मतलब ये था, डिमांड थी कि हमको मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि घोषित किया जाए। कांग्रेस इस पर अड़ गई कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पार्टी में भी मुसलमान नेता हैं, क्या वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। कुल मिला के इसके माध्यम से जिन्ना क्या चाहते थे कि कांग्रेस एक हिंदूवादी पार्टी घोषित हो जाए तो उनका काम और आसान हो जाए। तो आज आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ते हैं। तो उसका पहला चरण देखते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना के अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए। सिंगापुर पर जापान की विजय के पश्चात मोहन सिंह के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत 45,000 लोग आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के इच्छुक थे। 1 सितंबर 1942 में मोहन सिंह के अधीन आज़ाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन का गठन 16,300 सैनिकों को लेकर किया गया। जापानी तब तक भारत पर हमला करने के बारे में सोचने लगे थे और उन्हें भारतीयों का सैनिक रूप में संगठित होना लाभप्रद लग रहा था। लेकिन दिसंबर 1942 तक आते आते आज़ाद हिंद फौज की भूमिका के बारे में जापानी और भारतीय अधिकारियों के मध्य गहरे मतभेद पैदा हो गए। दरअसल जापानी चाहते थे कि वे भारतीय फौज 2000 सैनिकों की हो। तो जापानी क्या चाहते थे? भारतीय फौज 2000 सैनिकों की हो, जबकि मोहन सिंह उसे 2 लाख तक ले जाना चाहते थे। अतः मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। मार्च 1942 में टोक्यो में भारतीयों की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई जिसमें इंडियन लीग की स्थापना की गई। इसके बाद बैंकॉक में जून 1942 में एक बैठक हुई जिसमें रास बिहारी बोस को लीग का अध्यक्ष चुना गया। वे वर्ष 1915 से ही जापान में निर्वासित जीवन जी रहे थे। यहीं पर आज़ाद हिंद फौज के गठन का निर्णय लिया गया।
दूसरा चरण तो आजाद हिंद फौज का दूसरा चरण तब प्रारंभ हुआ जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर लाए गए। बोस ने वर्ष 1941 में बर्लिन में फ्री इंडिया लीजन की स्थापना की, किंतु जब जर्मनी ने उन्हें रूस के विरुद्ध प्रस्तुत करने का प्रयास किया तब कठिनाई उत्पन्न हो गई। किंतु जब जर्मनी ने उन्हें रूस के विरुद्ध प्रस्तुत करने का प्रयास किया तब कठिनाई उत्पन्न हो गई और बोस ने दक्षिण पूर्व एशिया जाने का निश्चय किया। जुलाई 1943 में पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से जापानी नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचे। वहां उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आजाद हिंद फौज सरकार एवं भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज की स्थापना की। आजाद हिंद फौज ने कुछ ही महीनों में 3 लड़ाकू ब्रिगेड खड़ी कर ली, जिसके नाम थे गांधी, आजाद और नेहरू। शीघ्र ही अन्य ब्रिगेड स्थापित किए गए, जिनके नाम सुभाष ब्रिगेड, रानी झांसी ब्रिगेड रखा गया। इसमें रानी झांसी ब्रिगेड महिलाओं से निर्मित की गई थी। नेताजी की संपूर्ण फौज में उनके अलावा शहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और प्रेम कुमार सहगल महत्वपूर्ण कमांडर थे। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। मार्च और जून 1944 के बीच आजाद हिंद फौज भारतीय भूमि पर सक्रिय रही। शहनवाज खान ने जापान के साथ इंडो बर्मा क्षेत्र का घेरा डाला और इम्फाल का अभियान प्रारंभ किया। लाल किला मुकदमा। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापानियों की हार हुई। परिणामतः आजाद हिंद फौज को भी समर्पण करना पड़ा और आजाद हिंद फौज के अधिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। नवंबर 1945 के मुकदमे में शहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और प्रेम कुमार सहगल को एक साथ मुकदमे चलाने के लिए लाल किले में बनी अदालत में खड़ा किया गया। संपूर्ण देश में उनके पक्ष में सहानुभूति की लहर दौड़ गई। नेहरू ने इन गुमराह देशभक्तों के प्रति उदारता दिखाने की अपील की। कांग्रेस ने, अभी गुमराह कहाँ थे, ये तो क्या होता है, चलिए सही काम कर रहे थे, गुमराह थोड़ी थे, तो सफल नहीं हुआ। यही है, सफल व्यक्ति का काम कभी नहीं देखा जाता। कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज समिति का गठन किया और रिहा कर दिए गए। फौजियों को आर्थिक सहायता देने और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए आजाद हिंद फौज राहत और जांच समिति भी बनाई गई। जब लाल किले में ऐतिहासिक मुकदमा शुरू हुआ तो भूला भाई देसाई बचाव पक्ष की अगुवाई कर रहे थे। तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, असफ अली उनके सहायकों में थे। कार्यवाही के पहले दिन जवाहरलाल नेहरू भी 25 साल पश्चात वकीलों की पोशाक पहनकर अदालत में मौजूद थे। इस मुकदमे को सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हुआ। मुस्लिम लीग भी आंदोलन के साथ थी, क्योंकि मुख्यतः एक मुसलमान फौजी रशीद अली भी आजाद हिंद फौज में सम्मिलित हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी यद्यपि प्रारंभ में अपना समर्थन देने में हिचकिचा रही थी, लेकिन कलकत्ता के युवा साम्यवादी नेता गौतम चट्टोपाध्याय, सुनील मुंशी आदि व्यक्तिगत रूप से पहले से ही आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। इस आंदोलन को यूनियनवादी अकाली दल, जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा, सिख लीग, गदर पार्टी ने भी समर्थन दिया। अंततः सरकार को दबाव के आगे झुकना पड़ा और अपनी नीति को संशोधित करते हुए घोषणा करनी पड़ी कि आजाद हिंद फौज के केवल उन्हीं सदस्यों पर मुकदमा चलाया जाएगा जिनके विरुद्ध हत्या एवं बर्बरता का अभियोग है। इसके तुरंत बाद जनवरी 1946 में कैदियों के प्रथम समूह के विरुद्ध दिया गया फैसला वापस ले लिया गया। आगे फरवरी 1946 में आजाद हिंद फौज के राशिद अली को 7 साल की कैद की सजा के विरुद्ध कलकत्ता के अंदर मुस्लिम लीग के संबद्ध छात्रों ने 1 फरवरी 1946 को हड़ताल का आह्वान किया। आजाद हिंद फौज के नारे थे जय हिंद, दिल्ली चलो। सबसे अधिक प्रसिद्ध सुभाष चंद्र बोस की वह घोषणा थी जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो अब कैबिनेट मिशन को देखते हैं। तो वर्ष 1946 में भारत की स्वतंत्रता एवं विभाजन की समस्या के समाधान के लिए इंग्लैंड में तत्कालीन लेबर सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। इस मिशन में 3 सदस्य थे। स्टेफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, फिर पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। यही क्रिप्स थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन लेके आया था। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर दिया तथा भारत में एक ढीले ढाले संघ के निर्माण की सिफारिश की। संघ में 3 प्रकार के राज्यों की व्यवस्था थी। प्रथम, हिंदू बहुल राज्य,
दूसरे मुस्लिम बहुल राज्य और तीसरा पंजाब और बंगाल। कैबिनेट मिशन ने संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा की सिफारिश की, जिसका चुनाव राज्य विधानसभा द्वारा किया जाना था। कैबिनेट मिशन ने संक्रमणकालीन व्यवस्था के लिए एक अंतरिम सरकार के गठन की सिफारिश की, जिसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग को बराबर का दर्जा दिया गया। 20 फरवरी 1947 में इटली की सरकार ने 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। पहला, यह कि हर हाल में 30 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। दूसरा, लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजने की। परंतु अब तक भारत की परिस्थितियां ब्रिटिश सरकार के शासन के अनुरूप नहीं रह गईं, तथा ब्रिटिशों के मन में यह धारणा बैठ गई थी कि जितनी जल्दी हो सके भारत को छोड़ दिया जाए। माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन 3 जून 1947 को एक योजना लेकर आए। यही योजना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का आधार बनी। माउंटबेटन योजना के निम्नलिखित उपबंध थे। पहला, सिंध और बलूचिस्तान की विधान परिषदों को निर्णय लेना था कि वे भारत के साथ रहें या पाकिस्तान के साथ। दूसरा, पंजाब और बंगाल की विधान परिषदों को दोहरे निर्णय लेने थे। पहला, क्या वे राज्य पाकिस्तान के साथ जाना पसंद करेंगे। दूसरा, अगर हाँ तो क्या राज्य का विभाजन भी होना है। तीसरा, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में प्रत्यक्ष जनमत संग्रह होना था। चौथा, क्योंकि देश का विभाजन होना था, इसलिए सीमा विभाजन के लिए सीमा आयोग गठित करने का प्रावधान था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने माउंटबेटन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 18 जुलाई को इसे ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति मिल गई। 15 अगस्त को इसे लागू कर दिया गया। इसी के साथ देश आजाद हो गया। फिर कांग्रेस के अधिवेशन। तो 1885 में पहला अधिवेशन होता है मुंबई में। इसमें अध्यक्ष थे WC बनर्जी। फिर 1886 में कलकत्ता में होता है। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 1887 में मद्रास में होता है। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले, ये पहले मतलब विदेशी अध्यक्ष थे। 1889 में मुंबई में होता है विलियम वेडरबर्न थे इसके अध्यक्ष। 1890 में कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। 1891 में नागपुर में पी आनंद चालू थे। 1892 में इलाहाबाद में हुआ, इसके अध्यक्ष फिर से WC बनर्जी को बनाया गया। 1893 में लाहौर में हुआ, इसमें दादा भाई नौरोजी बने। 1894 में मद्रास में हुआ, इसमें बेब बने। 1895 में पूना में सुरेंद्र नाथ बनर्जी बने। 1896 में कलकत्ता में AM सयानी बने। 1897 में अमरावती में हुआ, जिसमें MC शंकरन बने। 1898 में मद्रास में हुआ, आनंद मोहन बोस को बनाया गया अध्यक्ष। 1899 में लखनऊ में हुआ, रमेश चंद्र दत्त बने। 1900 में लाहौर में हुआ, NG चंद्रबरकर बने। फिर 1901 में कलकत्ता में हुआ, दिनसा ई वाचा बने। 1902 में अहमदाबाद में हुआ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके अध्यक्ष बने। 1903 में मद्रास में लाल मोहन घोष। 1904 में मुंबई में सर हेनरी कॉटन। 1905 में वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 में कलकत्ता दादा भाई नौरोजी। 7 में सूरत रास बिहारी बोस। 8 में मद्रास रास बिहारी बोस। 9 में लाहौर मदन मोहन मालवीय। 10 में इलाहाबाद सर विलियम बेडनबर्ग बने। फिर 1911 में कलकत्ता में हुआ, बिशन नारायण दत्त बने। 1912 में बांकीपुर RN मधोकर बने। फिर 1913 में कराची में होता है, नवाब सैयद मोहम्मद बनते हैं। 1914 में मद्रास में होता है, भूपेंद्र नाथ बसु बनते हैं। 1915 में मुंबई में होता है, SP सिन्हा बनते हैं। 16 में लखनऊ में हुआ, अंबिका चरण मजूमदार बने इसके अध्यक्ष। 1917 में कलकत्ता में हुआ, श्रीमती एनी बेसेंट। 1918 में दिल्ली में मदन मोहन मालवीय। 18 में ही मुंबई में स्पेशल सेशन बुलाया गया, सैयद हसन इमाम के अध्यक्षता में। 1919 में अमृतसर में मोतीलाल नेहरू। 1920 में नागपुर में श्री विजय राघवाचारी। 1920 में कलकत्ता में स्पेशल सेशन लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे। 1921 में अहमदाबाद में होता है, CR दास जेल में हकीम अजमल खान कार्यवाहक थे। 1920 में गया में CR दास फिर बने। 1923 में काकीनाडा में मौलाना मोहम्मद अली बनते हैं। 1924 में बेलगांव में महात्मा गांधी। 1925 में कानपुर में श्रीमती सरोजनी नायडू। 1926 में गुवाहाटी S श्रीनिवास अयंगर बनते हैं इसके अध्यक्ष। 1927 में मद्रास में होता है, MS अंसारी। 28 में कलकत्ता मोतीलाल नेहरू। 29 में लाहौर जवाहरलाल नेहरू। 1930 में अधिवेशन नहीं हुआ। 1931 में कराची सरदार वल्लभ भाई पटेल। 32 में दिल्ली
R.D. अमृतलाल। 33 में कलकत्ता श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता। 1934 में मुंबई में होता है राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। 1935 में भी कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 36 में लखनऊ जवाहरलाल नेहरू। 37 में फैजपुर जवाहरलाल नेहरू। 38 में हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस। 29 में त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस। 1940 में रामगढ़ अबुल कलाम आजाद। 41 से 45 तक अधिवेशन नहीं हुआ। 46 में रामगढ़ में हुआ, आचार्य JB कृपलानी बनते हैं। 47 में रामगढ़ में फिर हुआ, राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। फिर सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच विवाद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब? त्रिपुरी सेशन में। जब कब हुआ था? 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1940 से वर्ष 1945 के मध्य कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित नहीं हुए। इस दौरान अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे और अबुल कलाम आजाद दोस्तों ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण संस्थाएं, तो पहला है मित्र मेला। इसके संस्थापक BD सावरकर हैं। स्थापना 1899 में होती है। कहाँ? नासिक में। अभिनव भारत BD सावरकर 1904 लंदन एवं भारत। अनुशीलन समिति बरिंद्र कुमार घोष सत्येंद्रनाथ बनर्जी 1902 में कलकत्ता में। युगांतर BK घोष भूपेंद्र नाथ दत्त 1906 कलकत्ता। भारत स्वशासन समिति एवं इंडिया हाउस श्याम कृष्ण वर्मा 1905 लंदन। अंजुमाने मोहिबन वतन ये सरदार अजीत सिंह लाहौर में। इंडियन सोसाइटी या इंडिया सोसाइटी मैडम कामा 1906 में कांग्रेस 1906 में पेरिस में इसकी स्थापना होती है। हिंदू एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका सोहन सिंह भाखना 1913 में पोर्टलैंड। फिर इसमें नेक्स्ट है गदर युगांतर आश्रम सोहन सिंह भाखना लाला हरदयाल के नेतृत्व में 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद इसके संस्थापक थे 1928 में दिल्ली में। भारतीय गणतंत्र सेना सूर्य सेन 1930 चटगांव। भारत नौजवान सभा भगत सिंह 1926 पंजाब। भगत सिंह के साथ इसमें छबील दास और यशपाल भी थे। लाहौर छात्र संघ सुखदेव एवं भगत सिंह 1925 पंजाब। फिर नेक्स्ट है क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े महत्वपूर्ण समाचार पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। तो समाचार पत्र पुस्तकें संपादक एवं प्रकाशक, तो युगांतर इसे बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त जुड़े हुए थे। संध्या, मुग्धाचरण, वंदे मातरम अरविंदो घोष, जमींदार सिराजुद्दीन, भारत माता अजीत सिंह। इंडियन सोशलॉजिस्ट श्याम जी कृष्ण वर्मा। वंदे मातरम मैडम कामा लंदन से। मदर ये हरदयाल न्यूयॉर्क से। फिर वंदे जीवन सचिन नाथ सन्याल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम BD सावरकर। भवानी मंदिर अरविंदो घोष। वर्तमान रणनीति बरिंद्र कुमार घोष। पथेर दाबी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। बम मैनुअल ये PN बापट के द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा। चलिए दोस्तों, यहाँ से ये यूनिट 7 का पहला चैप्टर समाप्त होता है। तो अब अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करिए। और ये है कि चीज़ें थोड़ा सा धीरे धीरे आएंगी क्योंकि कोई मतलब नहीं है मतलब इतना जल्दी करने का, इतनी मेहनत करने का कोई मतलब है नहीं। इसलिए धीरे धीरे आराम से चीज़ों को कवर किया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली सीरीज में। गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर